दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी वो बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा क्या है, उस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, उसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पूरा बताया था। आज हम बात करेंगे कि जो न्यूरॉन है यानी कि जो नर्व सेल है उसमें जो इम्पल्स है, इम्पल्स बेसिकली कंडक्ट कैसे होता है, यानी कि कोई भी स्टिमुलस, बाहरी स्टिमुलस जो हमें किसी भी लिविंग एनिमल को प्राप्त होता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसका जो मैसेज है वो कैसे आगे पहुंचता है। ठीक है, नर्व फाइबर्स, न्यूरॉन्स हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे जुड़े हुए होते हैं। उसका पूरा मैंने आपको डिवीजन बताया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन सब के बारे में हमने बात की थी। हमने बात की थी कि न्यूरॉन दो तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके ऊपर एक एक्सटर्नल कवरिंग है, कोई इंसुलेशन जिसको बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर एक रबर का इंसुलेशन होता है। तो उसके बेसिस पर दो तरीके के होते हैं, एक तो माइलिनेटेड होते हैं, दूसरे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर जो इंसुलेटिंग कवरिंग पाई जाती है उनको बोलते हैं श्वान सेल्स। ठीक है, हम दोनों के बारे में बात करेंगे कि जो नर्व इम्पल्स है वो बेसिकली कंडक्ट कैसे होता है, यानी कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आगे ट्रेवल कैसे करता है, जनरेट कैसे होता है और आगे ट्रेवल कैसे करता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया है ताकि इससे जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको आप इससे को रिलेट कर सकें। ये एक मैंने न्यूरॉन का दोबारा से एक स्ट्रक्चर बनाया है। आप जानते हैं कि न्यूरॉन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, साइटोन और एक्सॉन। ठीक है, और इस साइटोन की लेंथ के थ्रू जो नर्व इम्पल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट कैसे होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पर आ जाते हैं, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। देखिए, ये एक न्यूरॉन का एक फाइबर है। ठीक है, ये इसका बाहर का इन्वायरमेंट है और ये नर्व फाइबर एक्सॉन का अंदर का इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैंने बात की थी जो एक्सॉन के अंदर लिक्विड मैट्रिक्स है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। ठीक है, और ये बाहर इसका ये यहाँ पर इसकी सपोर्टिंग सेल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं होता क्या है। मान लीजिए कि अभी कोई नर्व है जो है उसमें किसी तरीके का कोई इम्पल्स नहीं दिया गया है, नर्व है इस पर किसी तरीके का कोई स्टिमुलस, कोई इम्पल्स नहीं दिया गया है। उस टाइम पर क्या होता है, जो ये नर्व फाइबर है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में होता है। कौन से स्टेज में होता है, रेस्टिंग स्टेज में होता है। और रेस्टिंग स्टेज और किन चीज़ों से मेंटेन होती है, रेस्टिंग स्टेज और जो ये रेस्टिंग पोटेंशियल है और ये एक्शन पोटेंशियल है, ये डीपोलराइजेशन है, रीपोलराइजेशन, ये बेसिकली क्या होता है, इनको अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में एक पंप काम करता है जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। ठीक है, जब नर्व फाइबर को किसी तरीके का कोई इम्पल्स नहीं दिया गया है तब बेसिकली होता क्या है कि जो नर्व फाइबर के बाहर का पोर्शन है वो सोडियम आयन, मैंने अभी बताया कि सोडियम पोटेशियम पंप किस तरीके से काम करता है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सोडियम आयन जितने भी हैं, ठीक है, सोडियम आयन के लिए ये जो मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से इम्परमिएबल होती है। कैसी होती है, इम्परमिएबल। इट मीन्स इट डज नॉट अलाउ द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन के लिए मेम्बर लगभग इम्परमिएबल होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जितना भी सोडियम आयन है वो मेम्ब्रेन के बाहर एक्यूमुलेट होता चला जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन कहाँ पाए जाते हैं, इस एक्सोप्लाज्म के अंदर। और ये पोटेशियम आयन को बाहर की तरफ मूवमेंट को रोकती है, यानी कि सोडियम आयन का इनवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाता, इसके लिए इम्परमिएबल है। और साथ ही साथ जो पोटेशियम आयन है वो सारे के सारे इस एक्सोप्लाज्म में होते हैं, पोटेशियम आयन के लिए भी इम्परमिएबल है, यानी कि पोटेशियम आयन को ये बाहर जाने से रोकती है और साथ साथ सोडियम आयन अंदर आने से रोकती है। किस स्टेज में, जब ये इसको किसी तरीके का कोई इम्पल्स नहीं दिया गया है। ठीक है, एज अ रिजल्ट होता क्या है, अच्छा जो मैंने बात की कि परमिएबिलिटी की बात की, ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो क्या करती है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का जो एक क्या होता है मूवमेंट, इसमें कंटिन्यूसली रहता है। कैसे रहता है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का मूवमेंट कंटिन्यूसली रहता है।
तो ये क्या करती है मेम्ब्रेन, 2 सोडियम आयन अगर बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है, सोडियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, और जो 2 पोटेशियम आयन है इसको 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ जाते हैं और 3 सोडियम आयन ये बाहर की तरफ मूवमेंट इसको अलाउ करती है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि सारा पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ इकट्ठा हो जाता है। और साथ साथ इसमें एक चीज़ और पाई जाती है, एक नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पाई जाती है इसके इसमें एक्सोप्लाज्म में, ठीक है। तो 3 सोडियम आयन के बदले 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, किस समय पर, जब इसको किसी तरीके का कोई इम्पल्स नहीं दिया गया है। तो इसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है दोनों मेम्ब्रेन में, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि बाहर और अंदर, उसमें एक डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, उसमें एक डिफरेंस क्रिएट होता है। और वो डिफरेंस किसकी वजह से मेंटेन होता है, वो डिफरेंस मेंटेन होता है सोडियम और पोटेशियम पंप की वजह से, ठीक है। तो जब मेम्ब्रेन को किसी तरीके का कोई स्टिमुलस नहीं दिया गया है तो उस टाइम सोडियम आयन सारे के सारे बाहर एक्यूमुलेट होते हैं और पोटेशियम आयन और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एक्सोप्लाज्म में एक्यूमुलेट होती रहती है, ठीक है। और सोडियम पोटेशियम पंप क्या अलाउ करता है, 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ मूव होते हैं तो उसके बदले में 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट होता है, किसके, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर और मेम्ब्रेन के बाहर। तो जिस टाइम पर इसको कोई इम्पल्स नहीं दिया गया है उस टाइम पर ये मेम्ब्रेन कैसी है, पोलराइज्ड है, यानी कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ एक्यूमुलेट हो गया है और सारा का सारा नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ एक्यूमुलेट हो गया। इसको आप ध्यान में रख के चलिए, ठीक है। ये हम इस एक्सॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसको कोई इम्पल्स नहीं दिया है और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि चार्जेस में जो डिफरेंस है मेम्ब्रेन के अंदर और मेम्ब्रेन के बाहर, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी कि नर्व अभी एक रेस्टिंग स्टेज में है, इसको अभी किसी तरीके का कोई इम्पल्स नहीं दिया गया है। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये कैसी नर्व है, भी पोलराइज्ड क्यों है कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ है और सारा का सारा नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ है। जो प्रोटीन है नेगेटिवली चार्ज अंदर की तरफ है, सोडियम आयन के लिए ये इम्परमिएबल है, इसको अंदर की तरफ ये मूवमेंट नहीं होता है, और पोटेशियम आयन जो अंदर है वो बाहर की तरफ मूव नहीं कर पाते। किस स्टेज में, जब ये मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल में है, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए किसी पॉइंट पर इसको कोई इम्पल्स मिला, इम्पल्स कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका हाथ अनजाने में किसी गर्म चीज़ पर पड़ गया या हाथ में कोई नुकीली चीज़ लग गई, सुई कांटा कुछ लग गया, तो तुरंत एकदम से एक इम्पल्स जनरेट होता है। क्या हुआ, इम्पल्स जनरेट होता है। जैसे ही इम्पल्स जनरेट होता है, हमने यहाँ पर बात की थी, यहाँ पर जो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स में हमने बात की थी, नोड्स ऑफ रणवीर, ठीक है। तो जैसे ही इसको कोई इम्पल्स मिलता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको ए लिखा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए इस पॉइंट पर इसको कोई इम्पल्स मिला, बाहरी स्टिमुलस कोई मिला, जैसे ही इसको कोई स्टिमुलस मिलता है, इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी एकदम से चेंज हो जाती है। क्या होती है, इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी एकदम से चेंज हो जाती है। तो चेंज होने से क्या होता है, यहाँ पर होते हैं, ये जो मेम्ब्रेन है मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हैं। इनको बोलते हैं आयन चैनल्स, ठीक है। पूरे में नहीं दिखा सकता, डायग्राम काफ़ी फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये आयन चैनल्स होते हैं। आयन चैनल्स क्या करते हैं, ये जो आयंस हैं, सोडियम और पोटेशियम आयंस हैं, और चार्जेस हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, इनके मूवमेंट को अलाउ करते हैं। यानी कि जो चार्ज है, जो चार्ज है बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है, रेस्टिंग स्टेज में, और ये पोलराइज्ड न्यूरॉन है। जैसे ही कोई इसको इम्पल्स मिलता है, ये जो है सोडियम और पोटेशियम आयन का जो मूवमेंट है एकदम से रिवर्स हो जाता है। अभी क्या था कि सोडियम आयन सारे बाहर हैं और पोटेशियम आयन अंदर हैं। ये मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है, किसके लिए, सोडियम आयन के लिए, और पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल है। पोटेशियम आयन अभी अंदर से बाहर नहीं जा रहे हैं, सोडियम आयन सारे के सारे बाहर एक्यूमुलेट है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर की तरफ है, ठीक है। इसको बोला हमने पोलराइज स्टेज। जैसे कोई स्टिमुलस मिला, ये आयन चैनल्स एकदम से खुल जाते हैं, एकदम से ओपन हो जाते हैं, और इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी एकदम से रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। और जैसे ही ये रिवर्स होती है, क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर की तरफ मूव करने लगता है। क्यों, किसके थ्रू, इन आयन चैनल्स जो बने हुए, इनके थ्रू पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ मूव करने लगता है और नेगेटिव चार्ज अंदर से बाहर की तरफ मूव करने लगता है। ये मैंने आपको दिखाया है, देखिए
ये पॉजिटिव चार्ज पहले बाहर था इस पॉइंट पर, यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज बाहर था, नेगेटिव चार्ज अंदर था। जैसे ही इम्पल्स मिला, पॉजिटिव चार्ज ने अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, मेम्ब्रेन के दोनों तरफ। ठीक है, तो ये जो इम्पल्स यहाँ पर जनरेट होता है इसको क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स। ठीक है, और इनके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या? एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब ये नर्व इम्पल्स हमें मिला है पॉइंट ए पर। अब बात करते हैं, ये नर्व इम्पल्स यहाँ जनरेट तो हो गया, अभी आगे मूव कैसे होगा? नर्व इम्पल्स जनरेट तो हो गया है, ये नर्व इम्पल्स आगे मूवमेंट कैसे करेगा? अब बात हमने की थी यहाँ पर आयन चैनल्स की। अब देखिए जैसे भी चार्ज अंदर की तरफ मूव करता है और पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज अंदर बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो एक तरीके का ये क्या होता है, यहाँ पर एक इन्फ्लक्स शुरू हो जाता है। इन्फ्लक्स शुरू हो जाता है यानी कि आयंस का मूवमेंट शुरू हो जाता है, एंड इट जनरेट्स एन इम्पल्स दैट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया पॉइंट ए। अब ये जो होगा पॉइंट ए से जो नर्व इम्पल्स है वो मूव करेगा, एक्सॉन की लेंथ में आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। कैसे आगे ट्रेवल करेगा? ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, अब ये आगे की तरफ मूव करेगा, यानी कि जब उसकी आगे वाली जो मेम्ब्रेन थी, ठीक है, मेम्ब्रेन का जो आगे वाला हिस्सा है यानी कि आगे का पॉइंट है, इमेजिन करें मान लीजिए ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी है, तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स अब यहाँ से फर्दर मूव करेगा एक तरीके से, जैसे आप समझते हैं साल्टेटरी मूवमेंट। साल्टेटरी मूवमेंट कैसे होता है? ऐसे, ठीक है, ऐसे समरसॉल्ट करते हुए। ठीक है, तो अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है अब आगे की तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसका जो ठीक आगे वाला पॉइंट है वहाँ की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी वहाँ पर तुरंत चेंज होगी। उसकी वजह से क्या होगा? सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरीके से फिर ये पॉइंट मान लीजिए, इसको पॉइंट को हम बी बोल देते हैं, ये पॉइंट ए था। ठीक है, अब इसको पॉइंट को बी बोल देते हैं। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये पोलराइज स्टेज थी, ये डीपोलराइज्ड हो गया, यानी कि जो आयन का जो मूवमेंट था और एक्यूमुलेशन था वो प्रोसेस एकदम से क्या हो गया? रिवर्स हो गया, और इस मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला? ये डीपोलराइज्ड हो गई। आयन का मूवमेंट थ्रू दीज आयन चैनल्स विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप शुरू हो जाता है। अब ये पॉइंट ए पर इम्पल्स जनरेट हुआ, ये पॉइंट बी पर ट्रेवल करेगा, प्रोसेस वही है। ठीक है, अब इसके आगे का जो पॉइंट है इसकी परमिएबिलिटी चेंज हो गई। इसने क्या किया? जो पॉजिटिव चार्ज बाहर था उसको अलाउ करा अंदर की तरफ मूवमेंट के लिए, और जो नेगेटिव चार्ज था वो बाहर की तरफ मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। तो नर्व इम्पल्स पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रेवल करता है, किस तरीके से? जैसे सॉल्टेटरी मूवमेंट जिसको मैंने बोला कि जैसे कलाबाजी खाते हुए। ठीक है, अब ये नर्व इम्पल्स आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, मान लीजिए पॉइंट सी है, ये अब ट्रेवल करेगा आगे की पॉइंट की सी की तरफ। होता क्या है? जैसे जैसे ये इम्पल्स आगे की तरफ मूवमेंट शुरू होता है, इसका जो जहाँ से ये इम्पल्स शुरू हुआ था वहाँ से मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी फिर से दोबारा से रिवर्स हो जाती है, यानी कि जो पीछे वाली इसकी मेम्ब्रेन थी, यानी कि मान लीजिए ये पेन है, यहाँ पर इम्पल्स था, यहाँ पर परमिएबिलिटी चेंज हुई। ठीक है, ये अगले पॉइंट तक गई, इसकी परमिएबिलिटी चेंज हुई, तो इसका जो पीछे का पॉइंट ए है इसकी परमिएबिलिटी दोबारा से वो प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, यानी कि फिर से क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज फिर से बाहर की तरफ मूव करना शुरू करता है, और नेगेटिव चार्ज अंदर से फिर से बाहर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू करता है। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है अपने पुरानी वाली स्टेज में वापस आ जाती है। कैसे आती है? पुरानी वाली स्टेज में फिर से वापस आ जाती है, और ये चार्ज यहाँ से ए से बी की तरफ मूव करता है। जब ये चार्ज बी से सी की तरफ मूव करेगा, इसकी परमिएबिलिटी चेंज होगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये पॉइंट सी की तरफ मूव करेगा, तो जैसे जैसे ये आगे की तरफ ट्रेवल करता जाएगा, उसके पीछे वाली मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी दोबारा से वो प्रोसेस रिवर्स होता चला जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज फिर से बाहर ट्रेवल करेगा, नेगेटिव चार्ज फिर से अंदर की ट्रेवल करेगा, और जो मेम्ब्रेन है वो वापस उसी अपनी पोलराइज स्टेट में धीरे धीरे वापस आती चली जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट, ये करंट इस तरीके से मूव करता हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बढ़ता चला जाएगा। किसके थ्रू? इस एक्सॉन की लंबाई के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये पोलराइज स्टेट है, सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर है क्योंकि सोडियम आयन सारे बाहर एक्यूमुलेट हैं, नेगेटिव चार्ज सारा अंदर है, पॉजिटिव चार्ज सारा बाहर है। ये पोलराइज स्टेट है। ठीक है, इस टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस है इसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। जैसे ही कोई हमने इसको इम्पल्स दिया, परमिएबिलिटी जिस पॉइंट पर इम्पल्स दिया वहाँ पर परमिएबिलिटी चेंज हो गई। ठीक है,
मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है, डीपोलराइज्ड हो जाती है, आयंस का मूवमेंट शुरू हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ, नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं डीपोलराइज्ड और इस पोटेंशियल को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। और जैसे जैसे ये इम्पल्स आगे की तरफ बढ़ता जाता है, उसके पीछे वाली, ठीक पीछे वाली जो मेम्ब्रेन है, उसकी परमिबिलिटी दोबारा से चेंज होकर वापस उसी पुरानी वाली अपनी स्टेट पर आ जाती है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ एक्यूमुलेट हो रहा है, अंदर की चार्ज, नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, ये तो कंडक्शन हो गया नर्व इम्पल्स का, और जनरेशन कैसे होता है, कंडक्ट कैसे होता है। ठीक है, अब हमने बात की कि एक ये न्यूरॉन है, ये नर्व फाइबर है, आगे जाके इस तरह से ब्रांचेस में डिवाइड होता है, और बाद में जाके ये कुछ बटन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसको बोलते हैं क्या, सिनेप्टिक नॉब्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नॉब्स। ठीक है, अब ये इम्पल्स यहाँ तक तो पहुँच गया। अब ये जो नर्व इम्पल्स हैं, एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर में ट्रेवल कैसे करेगा, एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर में ट्रेवल कैसे करेगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, इसके नीचे दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है, ये इसके डेंड्रॉन डेंड्राइट्स हो गए। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ तक तो ये नर्व इम्पल्स आ गया, अब आगे जाके दूसरे न्यूरॉन में ये एंटर कैसे करेगा, दूसरे न्यूरॉन में ट्रेवल कैसे करेगा। ठीक है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए प्रोसेस जो है मैं आपको यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये बात मैंने क्या की थी, मैंने कहा था ये है क्या है, सिनेप्टिक नॉब। इस सिनेप्टिक नॉब को मैंने इनलार्ज करके स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये मैंने एक्सॉन का स्ट्रक्चर बनाया है, ये इसका सिनेप्टिक नॉब है। ठीक है, इस सिनेप्टिक नॉब में कुछ वेसिकल्स पाए जाते हैं, स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, इनको बोलते हैं वेसिकल्स। उन वेसिकल्स में एक तरीके का, खास तरीके का केमिकल पाया जाता है, जिनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, यानी कि न्यूरॉन के इम्पल्स को ये ट्रांसमिट करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे। कैसे करते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक्सॉन है, ये वाला पार्ट, ये एक्सॉन का, ये एक्सॉन का टर्मिनल है। ये जो सर्कल वाले स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये इनको बोलते हैं क्या, सिनेप्टिक वेसिकल्स। इन वेसिकल्स में केमिकल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटिलकोलिन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एसिटिलकोलिन। ठीक है, ये क्या है, एसिटिलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, अब नर्व इम्पल्स ट्रैवल होके यहाँ तक आया। ठीक है, नॉब में एंटर किया, और जैसे ही नर्व इम्पल्स यहाँ तक पहुँचता है, ये वेसिकल्स जो हैं आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। किस तरफ मूव करना शुरू, आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये नर्व इम्पल्स है, ये जो डॉट डॉट दिखाई गई मैंने, ये डॉट डॉट बेसिकली वो केमिकल है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, एक, और उनमें से एक है एसिटिलकोलिन। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ये दूसरे वाले न्यूरॉन की सिनेप्टिक ये मेम्ब्रेन है, ये दूसरे वाले न्यूरॉन की सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन, कभी कभी क्या होता है, ये मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे में बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जुड़ी भी हो सकती हैं, बहुत बिल्कुल पास पास भी हो सकती हैं, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा सा गैप पाया जाता है। ठीक है, या तो मेम्ब्रेन बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल जुड़ी नहीं है, बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, या फिर दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक क्लेफ्ट, एक गैप पाया जाता है। उस गैप को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट समझते हैं, दरार टाइप की, छोटी सी दरार टाइप की। ठीक है, अब ये जो पहले वाला न्यूरॉन है, इसको बोलते हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन इसको बोलेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पहले वाले क्यों, और उसके एडजॉइनिंग न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, और जो बीच में ये खाली जगह है इसको बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, ये जो दूसरा वाला न्यूरॉन है, इसकी जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, उसमें कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स पाए जाते हैं। इन रिसेप्टर्स का काम बेसिकली क्या है कि जो नर्व इम्पल्स यहाँ तक ट्रेवल होकर आया, और ये केमिकल्स जिनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन, जब ये आगे की तरफ ट्रेवल करते हैं, तो ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इन नर्व इम्पल्स को क्या करती है, रिसीव करती है। और जैसे ये रिसीव करती है, तो अगले वाले न्यूरॉन में दोबारा से एक नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, एक नया नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, और वो जब नर्व इम्पल्स नया जनरेट होता है, तो वो इसी तरीके से उसका जो मूवमेंट है वो आगे की तरफ शुरू हो जाता है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इसी तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, उस तरीके से न्यूरॉन से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता है।
ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो नर्व इम्पल्स, ये एक न्यूरॉन का नर्व इम्पल्स यहाँ तक आएगा जब ये इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जब यहाँ पर आएंगे, ये मेम्ब्रेन की यहाँ पर फ्यूज़ हो जाएगी। फ्यूज़ होने के बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर जब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को टच करेंगे तो इसकी परमिएबिलिटी एकदम से चेंज हो जाएगी, तो एक नया नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। ठीक है, वही वाला ट्रैवल नहीं करते। इनका काम क्या है कि ये जो दूसरी सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसको ये एक्साइट कर देंगे, और एक्साइट करने के बाद तुरंत उनमें जो ये प्रोसेस है नर्व इम्पल्स कंडक्शन का, यही प्रोसेस इनमें रिपीट होता है। यानी कि जितने न्यूरॉन उस सीरीज़ में होंगे, हर न्यूरॉन में एक नया नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और थी इसमें, छोटा सा पॉइंट एक था कि ये जो जंक्शंस हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, मैंने अभी ये बताया। या तो ये इनके बीच में एक क्लेफ्ट पाया जाता है, थोड़ा सा गैप पाया जाता है। जिन न्यूरॉन्स के बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट पाया जाता है, उनमें जो सिनेप्स बनता है वो होता है केमिकल सिनेप्स। यानी कि केमिकल्स के थ्रू नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो हमारे जितने भी न्यूरॉन्स हैं, मोस्टली जितने भी न्यूरॉन्स हैं, हमारा जितना भी नर्वस सिस्टम है, उसमें बेसिकली इसी तरीके का सिनेप्स पाया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जैसे मैंने अभी बताया कि कभी कभी क्या होता है, एक एक्सॉन और दूसरे एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन्स हैं प्री एंड पोस्ट, उनके बीच में गैप बहुत ही ज़्यादा कम होता है और उनमें कोई इस तरीके के केमिकल्स नहीं पाए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं पाए जाते हैं। तो जो इम्पल्स आता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बिना किसी केमिकल मैसेंजर की सहायता से एक से दूसरे में ट्रैवल कर जाता है। लेकिन केमिकल सिनेप्स में क्या होता है? केमिकल सिनेप्स में नर्व इम्पल्स जो है केमिकल्स के माध्यम से, जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन, जिसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन ये है कि वो जो दूसरा वाला न्यूरॉन है उसको क्या करता है, उसकी मेम्ब्रेन को एक्साइट कर देता है एंड इट जनरेट्स अ न्यू नर्व इम्पल्स, जो कि उसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करते हुए नर्व इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक सिनेप्स है बहुत ही रेयर है हमारे सिस्टम में, मोस्टली पाया नहीं जाता है। हमारे सिस्टम में जितने भी न्यूरॉन्स हैं सभी में जो सिनेप्स पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल सिनेप्स। ठीक है, और केमिकल सिनेप्स में जो इम्पल्स होता है थोड़ा सा स्लो है, ये इतना भी स्लो नहीं है। पिछले वाले वीडियो में मैंने बात की थी उसका स्पीड कितना होता है। नर्व इम्पल्स का जो ट्रैवल करने का स्पीड है वो लगभग 120 मीटर पर सेकंड तक हो सकता है। कितना? 120 मीटर पर सेकंड। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नर्व इम्पल्स कितना जल्दी ट्रैवल करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और दूसरे पॉइंट से उस पॉइंट से वापस जब इन्फॉर्मेशन वापस आती है उस रिलेटेड ऑर्गन के पास तुरंत एक्शन करने के लिए, तो समय उसमें कितना लगता है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सेकंड का कौन सा हिस्सा लगता होगा, जब उसकी स्पीड 120 मीटर प्रति सेकंड के लगभग होगी। ठीक है, तो ये था नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट होता है, जनरेट होता है, कैसे कंडक्ट होता है। ठीक है, ये सिनेप्टिक नॉब और ये सिनेप्स का जो कॉन्सेप्ट है डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दोबारा से आपको समझाने की कोशिश की हुई, न्यूरॉन में बेसिकली नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है और कैसे एक से जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में मैंने बताया आपको। ठीक है, ये पोलराइज स्टेट, रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और ये जो डायग्राम है, सिनेप्स का डायग्राम है, वो भी आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपका इस टॉपिक पर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपका कोई अगर सुझाव है इस वीडियो के बारे में तो वो सुझाव से ज़रूर अवगत कराएँ। जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में अगर कोई आपका फीडबैक है उससे ज़रूर अवगत कराएं। जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।